Good afternoon, all of you. Am I audible all? Great. Good afternoon, Anushka. Good afternoon, Taresh. Good afternoon, Chaitali, Aslesa, Nandini. Good afternoon, Sakshi. Good afternoon, Janvi. Good afternoon, Relly. Good afternoon, Atharv. Okay, very good. ओके तो आज अगेन हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। 2 मिनट का वेट करेंगे उनके लिए, उसके बाद मीटिंग को लॉक कर देंगे। ओके, ध्यान रहे आपका नेट कनेक्शन सही रहे, क्योंकि मीटिंग लॉक होने के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। क्लास टाइम पे छूटा है इसके पहले का? ओके ग्रेट। कितने बजे से रहता है आप लोगों का क्लास? अच्छा, चलो बढ़िया। तो टेस्ट कितने लोगों ने दिए हैं? हैंड रेस करेंगे बेटा। दोनों भी टेस्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो टेस्ट हुआ तो वो भी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो टेस्ट हुआ तो वो भी। रेज योर हैंड क्विकली। कैसा रहा, कैसे थे क्वेश्चन? आप लोगों के स्कोर शेयर करता हूं मैं अभी यहाँ पर। एनसीईआरटी बेस्ड था। वेरी गुड। मजा आया टेस्ट देने में? सारे टेस्ट बढ़िया रहे बेटा आप लोगों के? वेरी गुड। अभी मैं आप लोगों का रिजल्ट भी यहाँ पर शेयर करता हूँ, कैसा रहा आप लोगों का। हाँ, जो करेक्शन जो है देखता हूँ मैं, अभी देख नहीं पाया हूँ, एक्चुअली मैं बिजी था। डिफिकल्ट बट गुड। ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं दे पाया, नेटवर्क इश्यू था। ओके। किसी का हाई फीवर था? हाँ, पीपीटी मिलेंगे बेटा, वेट करो थोड़ा सा, अभी मैं बिजी चल रहा हूँ इसलिए आप लोगों को पीपीटी नहीं मिल पाए। सारे पीपीटी मिल जाएंगे, ठीक है। आर्यन के 292 आए हैं। आर्यन आमदरे, वेरी गुड। काफी लेंदी थे क्वेश्चन? नहीं बेटा, लेंदी नहीं थे। मम्मी का मेडिकल इशू था, यस का। देखिए बेटा, एक्चुअली देखो, ये जो टेस्ट पेपर में आप 300 के आसपास भी आते हो ना, तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सेट ही ऐसे किए थे क्योंकि आपका लेवल इंप्रूव हो जाए, समझे? 3 ही चैप्टर इसलिए दिए थे, समझे? वैसे हम लोग 5 चैप्टर रखे थे, बट 5 को चेंज करके 3 चैप्टर इसलिए दिया हुआ था क्योंकि आप लोगों का जो है लेवल अच्छा बन जाए और प्रैक्टिस रिवाइज सारा अच्छे से हो जाए। 90 क्वेश्चन था इसलिए टाइम कम मिला। बेटा देखो, 90 क्वेश्चंस के लिए मैं आपको 70 मिनट ही दूंगा, समझ गए? आपको अपने लेवल को इंप्रूव करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट टेस्ट अगेन आपका रहने वाला है, जिसमें डाइजेशन और कौन सा लोकोमोशन के चैप्टर्स के क्वेश्चंस देने वाला हूं। अच्छा, क्यों बेटा, क्यों आंसर क्लिक करने के बाद क्यों नहीं हो पा रहा था? लोकोमोशन और डाइजेशन वाला जो चैप्टर है वो रहेगा। मिस्टेक्स क्यों हो रहा था ये बताओ? आंसर क्लिक करना तो बहुत इजी था, इजी टू क्लिक था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी वहां पर। लोकोमोशन नहीं, बैच 1 और 2 के लोकोमोशन और डाइजेशन नहीं हुआ है शायद, कि हो गया है? लोकोमोशन डाइजेशन दोनों रहेगा। लोकोमोशन दिया था कि इसमें? अच्छा, आगे क्वेश्चन लोकोमोशन भी हो गया। बैच 1 और 2 के कौन से चैप्टर पे नहीं हुए? एक काम करते, कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी का टेस्ट रख ले अभी। ब्रीथिंग नहीं हुआ है, सिर्फ ब्रीथिंग नहीं हुआ तो एक काम करते, कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी का टेस्ट रख लेते हैं। बेटा आपका नेटवर्क का इशू हो रहा था, 2-3 बार क्लिक करना पड़ रहा होगा, तो बाकी लोगों के साथ सेम प्रॉब्लम था क्या? डाइजेशन और ब्रीथिंग नहीं हुआ है किसका? नहीं हो गया बेटा, रेली आपके बैच में तो हो गया है। अभी देखो, कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी पे टेस्ट रखेंगे हम लोग, अभी भी कुछ स्टूडेंट नहीं आ पाए अभी तक के। ओके, अभी जो आपका टेस्ट होगा
वो कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी पे रहेगा। टेस्ट का टाइम और शेड्यूल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, बट पेपर थोड़ा लेंथी रहने वाला है, मैं अभी से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। चलो, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दे पाए उन लोगों का बेटा, बाकी लोगों के हैंड रेज नहीं हुए अभी तक के, टेस्ट तो बहुत लोगों ने दिए है। 720 मार्क्स वाला, अच्छा ये संडे को 720 मार्क्स वाला होगा तो फिर नेक्स्ट संडे रख लेंगे हम लोग। 720 मार्क्स वाले में ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये दोनों भी आएगा। अभी भी बहुत से स्टूडेंट का हैंड रेज नहीं हुआ है। चलो ठीक है, काम करते हैं, ये हैंड रेज उन्हीं लोगों के है ना जिन लोगों ने टेस्ट दिए हैं। आज मेरा वीडियो ऑन क्यों नहीं हो रहा है? तो दिख रहा था क्या आप लोगों को? नहीं दिखा अभी? मैं मेरे को अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ, एक मिनट देखने दो क्या प्रॉब्लम है। मैं खुद गुम हो गया हूँ यहाँ पर। पिन कर लिया जाए। ओके, हाँ चलो, तो स्टार्ट करते बेटा आज का सेशन। हम लोग क्या देखना है हम लोगों को? हम लोगों को यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये स्टडी करना है। क्या देखना हम लोगों को? हम लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ का स्टडी करना है। तो विदाउट डिले किए हम लोग यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये जो चैप्टर है हमारा जिसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि इस चैप्टर, समझ गए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तरीके से, एक बीइंग जो है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ठीक है, हाँ हैंड लोअर कर लो बेटा, सभी लोग हैंड लोअर कर सकते हो अभी। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या देखना हम लोगों को अभी, और हम लोगों को जूम नहीं हुआ है प्रॉपर्टी, एक मिनट 100% का एक्सेस ले लेते हैं। जस्ट वेट देखते हैं, थोड़ा वेट करो बेटा नबीला निनद, जस्ट वेट, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। हाँ अभी देखो, प्रॉपर मैं ऑडिबल हूँ, डिस्प्ले प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिख रहा हूँ, ग्रेट, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में बेटा हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस आफ्टर द मैरिज, या फिर एक रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो कैसी रहनी चाहिए, कैसी होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है फेस करना पड़ता है रिप्रोडक्टिव इवेंट को लेते हुए, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली यदि कोइटस सेक्स की हम बात करें तो क्यों, कब और कैसे जो है करना भी चाहिए या नहीं चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस यहाँ पे लेना चाहिए, और इसकी वजह से ड्यूरिंग द सेक्स या आफ्टर द सेक्स क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, ये सारा जो पोर्शन है इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और ये चैप्टर देखो बेटा आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट हर किसी के लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहो तो इस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग ले करके आप आपके फ्रेंड्स को या व्हाटएवर जो भी है उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बेटा ये चैप्टर हर किसी के लिए लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसमें सबसे पहले तो फर्स्ट हमारा यही है कि एक्चुअली रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये होता क्या है, क्या चीज। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये स्टडी करेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, कैसी होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव लाइफ।
क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है रिप्रोडक्शन के टाइम पे आती है और उसे कैसे ओवरकम करना है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद, यदि रिप्रोडक्शन तो हो रहा है तो ऑब्वियसली बेटा रिप्रोडक्शन यदि हो रहा है, यदि कोइटस हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो वहां पे न्यू प्रोजनी, न्यू ऑप्शंस का प्रोडक्शन होना ही है। होगा या नहीं होगा बताइए? होगा ना, ऑब्वियसली होगा। तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो भी बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉपुलेशन जो है ये क्या है, क्यों बढ़ रहा है, कैसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया जाए तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, डे बाय डे आप देख रहे हो कि कुछ टाइम में इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है कि आज हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक तो फूड का प्रॉब्लम हो रहा है, फूड की शॉर्टेज है, फूड एंड शेल्टर जो है इसका, लैंड कहाँ, वेरी गुड नीना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है। तो अब ये पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, ये कंटिन्यूअसली बढ़ने वाला ही है, एम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली आ ही रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फिर नेक्स्ट क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमें क्या है, इस चैप्टर में स्टडी करना पड़ेगा जिसे कहते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, क्या स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे क्या चीज, कंट्रासेप्टिव। ओके, कंट्रासेप्टिव मेथड जो है इसमें हम लोग ये जानेंगे कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, क्या मेथड है जिसकी वजह से पॉपुलेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, कंट्रासेप्टिव मेथड्स में हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि इवन जो भी है, जैसे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हो गया, कॉपर टी हो गया, या फिर जो भी मेथड्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो उसका प्रॉपर वे कैसे एक्चुअली यहाँ पे कंट्रासेप्शन किया जाना चाहिए, क्या मेथड होती है, सही तरीके से क्या हम यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। समझ गए? ओके, अब इसके बाद बेटा ये बर्थ कंट्रोल की एक मेथड होती है। ठीक है, नीनत थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, डेफिनेशंस भी हम देखेंगे। कंट्रासेप्टिव मींस होता क्या है, मींस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्या कह सकते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, यदि इन दोनों के बीच में सेक्स हो रहा है तो ऑब्वियसली सेक्स होगा, तो इनका बच्चा भी होगा। तो इस चाइल्ड यदि मतलब ड्यूरिंग द सेक्स, अब हर टाइम पे सेक्स करने के बाद भी बच्चा होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन कई बार ना चाहते हुए भी जो है बच्चा हो जाता है, फीमेल जो है प्रेग्नेंस हो जाती है, हम लोगों ने देखे बेटा प्रेगनेंसी, समझ गए, हम लोगों ने ये देखे, समझ रहे। तो अब ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से क्या है, सेक्स भी हो जाए और बच्चा भी ना हो। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ मेथड्स का यूज करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड, जिसकी हेल्प से फीमेल को प्रेग्नेंट होने से बचाना। और फीमेल यदि प्रेग्नेंट नहीं होंगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली वहां पे उसके लिए भी सेफ है और पॉपुलेशन जो है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। समझ गया बेटा कंट्रासेप्शन का मीनिंग क्या होता है। तो ये कंट्रासेप्टिव मेथड जो है हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, जो भी बेटा टर्म्स नहीं समझ में आ रहा है पूछते जाइए मुझसे। अब इसके बाद देखो कभी कभी ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेथड्स हमें समझ में आ गए। ठीक है, तो अब ये तो हम लोगों को समझ में आ गया। इसके अलावा यदि हम लोग यहाँ पर देखें कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि हम कंट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज कर रहे हैं, इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम कंडोम्स ले सकते हैं। ठीक है, हम यूज कर रहे हैं लेकिन वो फट जाए, रप्चर हो जाए, तो स्पर्म जो है एग के साथ उसकी मीटिंग हो जाएगी ना। कंट्रासेप्शन का मेन गोल्स क्या है, स्पर्म और एग को आपस में मिलने से रोकना। यदि वो मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन आपने सारे कंट्रासेप्शन यूज किए, उसके बाद यदि उसके बाद भी क्या कह सकते हैं, उसके बाद भी यदि फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो उस केस में, या फिर एक और केस होता है जनरली, जैसे रेप का केस होता है, जानते हो, सेक्सुअल हरासमेंट जो हुआ है,
तो उस टाइम पे जो प्रेग्नेंट हुई और उसका यदि वो उस बच्चे को बर्थ करती है तो उसको लाइफ टाइम जो है क्या होगा, लाइफ टाइम जो होता है उसको वो इंसिडेंट याद आएगा। तो ऐसे टाइम पे जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, एबॉर्शन। ओके, तो यहां पे आता है जैसे क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। बट ये वैसे परमिट नहीं है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो जो टर्मिनेट कर दिया जाता है प्रेगनेंसी को, तो ऐसे बहुत सारे केसेस दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है फीमेल के लिए और साथ ही साथ उसके बच्चे के लिए। तो ये जो MTP है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइफ के लिए बहुत बड़ा एक रिस्क होता है। लेकिन कुछ केस यदि रहे तो उसमें कुछ डॉक्टर्स जो है, स्पेशलिस्ट जो होता है, जिसके पास ऑथोरिटी है, ठीक है, तो ऑथोरिटी जो है उनकी परमिशन लेकर के क्या है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये कंट्रासेप्टिव मेथड्स में नहीं आएगा बेटा, ये है क्या चीज, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना। हाँ, उसके टाइप्स में हम कह सकते हैं, बट एक्चुअली ये टाइप्स में नहीं आता, टाइप्स में दूसरे टाइप्स आते हैं। बट ये जो है ये क्या है, एक मेडिकल कंडीशन जिसमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, जिसे MTP कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ क्या चीज, प्रेगनेंसी। क्या कहलाता है ये, MTP। सिंपल है, समझ में आ गया। अब कभी कभी कुछ ऐसा होता है बेटा कि क्या कह सकते हैं, ये एक मेल है और एक फीमेल है, इनका मैरिज हो गया है। मैरिज होने के बाद इनके क्या कह सकते हैं, 4 साल हो गए। 4 साल के बीच कंटिन्यूअसली इनके बीच में कोइटस हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है। उसके बाद भी ये जो फीमेल है ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो कुछ तो भी मेथड्स का यूज करना पड़ेगा जिसकी वजह से प्रेग्नेंट किया जाए, समझ रहे हो। तो क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए एक टेक्निक होता है जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ART। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से प्रेगनेंसी को मतलब प्रेग्नेंट किया जा सकता है फीमेल को। अब प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही थी, हो सकता है स्पर्म लंगड़ा लूला होगा, या फिर फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कुछ, या फिर ओव्यूलेशन हो रहा है बट उसका जो यूटेरस वाला जो जगह है वहां पे प्रेग्नेंसी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे उसे असिस्ट करना, क्या करना, प्रेगनेंसी को असिस्ट करना, ये जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ART। वॉइस लैग हो रहा है, अभी देखो अभी भी हो रहा है क्या, देखो लिटिल सा फ्लक्चुएशन आया तो मैं रिवाइज कर दूंगा, यदि ज्यादा प्रॉब्लम है तो देखना पड़ेगा। अभी भी हो रहा है, अभी ठीक है ना, हाँ ठीक है। बीच में लिटिल सा फ्लक्चुएशन आता है तो एडजस्ट कर लिया करो यार। क्या कभी कभी आपके तरफ से हो सकता है, कभी कभी मेरे तरफ से हो सकता है। जहां पे प्रॉब्लम हुआ ऐसा लिख दो, सर वॉइस लैग हुआ था वो रिपीट कर दो, तो वो चीज मैं रिपीट कर दूंगा। समझ गए, क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया बेटा सभी का, ओके ग्रेट। तो अभी यहाँ पे क्या चीज, एक टेक्निक। अब देखो इसके साथ साथ और एक और प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ नंदिनी वेट करो, वो भी मैं बताऊंगा, एक एक चीज हम देखेंगे, थोड़ा सा वेट करो। इसी के साथ साथ यदि हम देखें तो अगेन क्या कह सकते हैं, क्या क्या देख लिया बेटा हमने। पहली चीज तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी होनी चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम आता है ये हम लोगों ने देख लिए, समझ गए। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अलावा यदि हम लोग यहाँ पर देखें क्या चीज, तो ऑब्वियसली यदि रिप्रोडक्शन होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो पॉपुलेशन के बढ़ने को कंट्रोल करना हमें रोकना है। तो रोकने के लिए फिर किया जा सकता है, तो क्या वहां पे मेथड्स है जिसकी वजह से पॉपुलेशन को जो है क्या चीज
रोका जा सकता है। मेरे कुछ कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट बेटा, क्या प्रॉब्लम हुआ, आई डोंट नो, 1 सेकेंड ना। जस्ट वेट। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे करते बेटा नीरज, क्या बोले, नहीं समझा। कीबोर्ड नहीं, मेरा पेन टेबलेट में प्रॉब्लम आ रहा है, वेट करो। पेन टेबलेट की कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ अभी हो गया, ठीक है। उसका एक्चुअली जॉयस्टिक की जो है ना वो काम नहीं कर रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ फिर इसके बाद देखिए अभी जो नेक्स्ट है, ART, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये देखे तो असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे प्रेगनेंसी की होगी, इसमें टेक्निक आता है, जैसे गैमेट इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर होता है, जिसे गिफ्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, गैमेट इंट्रा यूटेराइन फैलोपियन ट्रांसफर होता है। ऐसे अलग अलग टेक्निक्स ये हम पढ़ेंगे जो इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। हम लोग अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद देखो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे कहते हैं एसटीडीज। जानते हो क्या है ये एसटीडीज? इसे कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। क्या कहते हैं इसे? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो अभी यहाँ पे वेरी गुड। तो अभी देखिए ऑब्वियसली बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, ठीक है, दो वहां पे ऑर्गन आपस में मैट कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जेनिटल ऑर्गन। तो अब ऑब्वियसली वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सेक्स को लेकर हो सकती है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ डिसीज वहां पे आ सकता है। तो कौन कौन सी डिसीज होती है? हो सकता है कि कुछ पैथोजन का वहां पे इन्फेक्शन हो गया हो, इस तरह से प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे होती है, उससे कैसे बचना है, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ये हम लोग इस चैप्टर में यहाँ पर स्टडी करेंगे। चलो तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे हम लोग? रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम देखेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हम डेफिनेशन देखिए तो हर तरीके से एक पर्सन जो है वो हेल्दी होना चाहिए, मीन्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि उसका फिजिकल वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, इमोशनल भी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, उसी के साथ साथ सोशल जो है ये भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो हर तरीके से यदि हम कहें तो क्या कह सकते हैं एस्पेक्ट में है वो हेल्दी कब कहलाएगा? अकॉर्डिंग टू WHO हम देखते हैं बेटा, टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। फिजिकली उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यदि काम नहीं कर पा रहे तो क्या उनके बीच में क्वाइटस हो पाएगा? इमोशनल स्ट्रांग मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है, वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, वो नहीं चाहती है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकॉर्स करना, तो वो इमोशनली फिट नहीं है। समझ गए? फियर है, हो सकता है फियर है, डर बैठा हुआ है उसको, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है। बिहेवियर एंड सोशल, ये सारी चीजें तो WHO के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें जो है इसमें फिट होना ये कहलाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। समझ गए? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, और कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ स्ट्रेटेजीज है जो हम लोगों को यहाँ पे इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ सकती है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे इंडिया ने बहुत पहले से ही, हमारा इंडिया जो है
वो क्या हुआ था बेटा, अवेयर हो गया था। ठीक है, और अवेयर होने की वजह से मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए 1951 में एक प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया था। कब? 1951 में। ओके बेटा सुगत, आपके क्वेश्चन का आंसर उसी आंसर में छुपा हुआ है जो मैंने दिया था। ठीक है, प्रेगनेंसी तो तभी होगी ना जब वो चाहेगी, समझे? जब नहीं चाह रही मीन्स तो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है। ओके सुगत, हाँ। तो अब देखिए यहाँ पर इंडिया ने सबसे पहले एक प्रोग्राम जो लॉन्च किया जिसे कहते हैं फैमिली प्लानिंग। क्या चीज? फैमिली प्लानिंग। क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं कि कोई यदि एक गर्ल जब वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो उसको कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो अब फेस करना पड़ता है तो यदि वो एक बार हुई ठीक है, 2 बार हुई ठीक है, अब 10 बार हुई की हालत क्या हो जाएगी, समझे? और साथ ही साथ एक चीज तो उसकी हेल्थ के लिए तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी तो हो रहा है। पॉपुलेशन तेजी से बढ़ते जा रहा है और तेजी से बढ़ेगा तो आप सोचो कि एक छोटा सा फैमिली है, उसमें 2 या 3 लोग या 4 लोग रहते हैं, और एक फैमिली है जिसमें 15 पर्सन रहते हैं, बच्चे बूढ़े सब। तो ये 15 लोगों का फैमिली है और ये 4 लोगों का फैमिली है। कौन हेल्दी रहेगा बताइए? ऑब्वियसली सीधे समझ में आ रहा है, 4 लोगों का फैमिली हेल्दी रहेगा। चाहे खाने पीने की बात कह लो, घूमने फिरने की, कपड़ों की, हर चीज की, ऑल फैसिलिटी, रहने की, बिस्तर, हर चीज में जो फैमिली हो, छोटी फैमिली को ज्यादा अच्छी मिलेगी ना कि बड़ी फैमिली को। समझ गए? तो एक तो मेंबर फैमिली में कम रहेंगे तो एक तो ये बेनिफिट तो मिल ही रहा है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से हेल्दी रहेगी फैमिली, छोटी फैमिली। और दूसरा रिप्रोडक्टिव जो है वो फैमिली वो भी हेल्दी रहने वाली है, स्पेशली गर्ल, फीमेल। ओके, समझ गए? तो इसलिए हमारे इंडिया ने सबसे पहले, मतलब इस वर्ल्ड में यदि हम देखें तो इंडिया ने सबसे पहले एक प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन किया जा सके 1951 में, फैमिली प्लानिंग। और आज ये फैमिली प्लानिंग जो है ये आरसीएच के नाम से चलाया जा रहा है बेटा। किस नाम से? आरसीएच के नाम पे हम जानते हैं इसे, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो होता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो है प्रोग्राम, आरसीएच प्रोग्राम। हर एक एरिया में इस प्रोग्राम को, ठीक है, जिसमें मदर का और चाइल्ड का प्रॉपर एक केयर हो पाए, ठीक है, इस पे फोकस किया जाता है। और काफी हद तक के उनका जो अवेयरनेस है, तो इसमें क्या क्या हो रहा है बेटा, क्या क्या प्रॉब्लम, क्या स्ट्रेटेजीज है उसमें। तो इसमें देखो ऑल एस्पेक्ट जो होते हैं रिप्रोडक्शन रिलेटेड, इससे रिलेटेड लोगों को अवेयर करना, पहली चीज तो समझ गए। आप बचपन से एड्स पढ़ते आ रहे हो, समझे? ये आप बचपन से, मतलब जब से वो संभाले होंगे तब से तो पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक, क्यों क्यों पढ़ रहे? ताकि एक नॉलेज लोगों तक के पहुंचाया जाए कि कितना बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है इस चीज को लेकर के। तो लोगों को एजुकेट करना है बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड, ठीक है, उन्हें बताना कि कितनी सारी मेथड्स है बर्थ कंट्रोल की। समझ गए? यदि नहीं मान रहा है मन, चलो ठीक है, उसे सेक्स करना ही है, बट सही तरह से यदि प्रिकॉशंस के साथ यदि वो करेगा तो ऑब्वियसली दोनों का हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है। समझे? तो ये सारी चीजें जो है, तो इसमें देखो क्या क्या यहाँ पे प्रोग्राम में क्या क्या बातें जो है ये कही जा रही है, क्या क्या हो रहा है ये हम देखते हैं अभी। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इसमें देखिए आरसीएच प्रोग्राम जो है, इसमें पहली चीज तो किस चीज का नॉलेज देना, सबसे पहले तो सेक्स ऑर्गन जो है इसका जो है नॉलेज जो है ये
कैसे हैं, क्या होता है, पहले तो नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन, क्या चीज, नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन। ओके, इसका नॉलेज जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे मेल और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का स्टडी कर चुके हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमें नॉलेज मिल चुका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमें नॉलेज मिल चुका है, वहां पे हार्मोन में आ रहे चेंज वो हम लोग देख चुके हैं, समझे। साथ ही साथ हम लोग जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का जब स्टडी करेंगे तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में क्या देखेंगे बेटा, जो एडोलसेंस जो होता है और एडोलसेंस रिलेटेड जो भी चेंजेस आते हैं तो उसका भी हम लोगों को यहाँ पर क्या चीज, नॉलेज चाहिए, ठीक है। एडोलसेंस से रिलेटेड जो भी क्या कह सकते हैं हम लोग चेंज जो आ रहे हैं, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से जब ट्रांजिशन पीरियड आता है, जब चाइल्डहुड एडल्टहुड में जब कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पे होता है ऐसा है कि एकदम आवाज बदल जाता है, बॉडी के ऑर्गन ब्रेस्ट ये सब इनलार्ज होने लगते हैं, हाइट दाढ़ी मूंछ ये सारी चीजें, प्यूबिक हेयर्स एक्सियल हेयर्स ये सब डेवलप होना चालू हो जाते हैं। तो कभी कभी कुछ लोगों को डर लगने लग जाता है, अरे क्या हो गया ये, क्योंकि हार्मोनल चेंज आ रहे हैं तो बॉडी कुछ अलग तरीके से एक रिस्पॉन्स देता है, समझे। अब वो रिस्पॉन्स से हम डर गए, अरे मुझे क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो इसलिए बेटा एक छोटे बच्चों को एडोलसेंस में क्या चेंज होते हैं, क्योंकि देखो चेंज सिर्फ इतना ही चेंज नहीं होता है, हाँ प्यूबर्टी में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो चेंज आ रहा है इस चेंज में संगति का भी बहुत बड़ा असर होता है बेटा, ठीक है। बच्चे लोग स्मोकिंग के तरफ, सेक्स या फिर सेक्सुअल हरासमेंट या क्राइम की तरफ जो है अपना रुख मोड़ लेते हैं। अभी आप लोगों का ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना बहुत रिस्की है बेटा, अभी अपने आप को बहुत संभालने की जरूरत है, समझे। यदि आपने अभी आप अपने आप को नहीं संभाला ना तो फिर कुछ भी हो सकता है। यहीं से बेटा आप अपना एक ड्रीम और एक डिजायर, अभी आप यहाँ पर हो, आप सोच रहे हो, आप थिंक कर रहे हो, और यहीं से आपको इधर जाना है, यहीं से गिरना है, ये सब आपके हाथ में। ये एक ऐसा रास्ता है जहां पे आपको चलना है, और यहाँ से चलने के बाद आप फिसल जाओगे या फिर तर जाओगे, आपके हाथ में ही है। जिसने अपने आप को संभाल लिया, इतना आसान नहीं होता इस एज में अपने आप को संभालना, ठीक है। इसलिए एजुकेशन में आपको बिजी किया जाता है, इसलिए आपको अलग अलग एक्टिविटी में बिजी किया जाता है। और जो स्टूडेंट अपने एजुकेशन में बिजी हुआ वो अपने करियर में आगे बढ़ जाएगा, अपना करियर बना लेगा, और जो गलत रास्ते पे चला गया उसकी जिंदगी बर्बाद है। ये वाला पार्ट बेटा एडोलसेंस को लेके हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में डिटेल में, अभी तो सिर्फ मैं इतनी ही बात करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। बट ये थोड़ा सा एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एक पार्ट था, इसलिए मैंने यहाँ पे समझा दिया। साथ ही साथ देखो प्रेगनेंसी का भी तो नॉलेज देना जरूरी है। अब आप लोग साइंस लेके पढ़ रहे हो, और आप लोगों को साइंस लेके पढ़ रहे हैं तो आपको तो प्रेगनेंसी क्या होती, कितने टाइम की होती, कब कब क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये पता चल गया, ठीक है। तो अब आप बाकी लोगों को नॉलेज दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। यदि गलत तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग हो गया तो बच्चे का डेथ तक के हो जाता है, हाल ही में कुछ केसेस सुनने में आए हैं, ठीक है। तो इसका नॉलेज भी देना बहुत जरूरी है, ओके। साथ ही साथ देखो ये जो प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसकी हमें उसकी केयर करना पड़ेगा। तो हाउ टू टेक केयर, क्या चीज, प्रेग्नेंट वुमेन, ये भी तो बहुत जरूरी है ना। और नहीं तो नॉलेज ही नहीं है, कुछ भी खा लो, कहीं पे भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, फिर फाइनली होगा क्या, मिसकैरेज, समझे। उसके बाद आफ्टर दी बर्थ जो होता है पोस्ट नेटल केयर, ये भी तो जरूरी है, पोस्ट नेटल केयर। और नहीं तो फिर अल्टीमेटली लास्ट में क्या होने वाला है आप जानते हो, अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा, आफ्टर बर्थ भी कई बच्चे का डेथ हो जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का नॉलेज देना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। और नहीं तो एक को हुआ और उससे वर्ल्ड वाइड में डिसीज जो है वो फैल जाएगी। साथ ही साथ मेंसुरेशन जो है ये भी तो नॉलेज देना जरूरी है।
क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए। कंट्रासेप्शंस, एमटीपी, एआरटी, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ने वाले हैं। कंट्रासेप्शंस, एमटीपी, एआरटी, ये सारी चीजें जो है यदि हम देखें तो ये सब बेटा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो लॉन्च किए गए हैं, ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और उससे रिलेटेड किस तरह से हम क्या चीज, प्रेगनेंसी कह लो या रिप्रोडक्टिव लाइफ कह लो, उसको हम अच्छी हेल्दी बना सकते हैं, ये सारा इस प्रोग्राम के क्या कह सकते हैं हम लोग, इसमें समझाया जा रहा है। ठीक है, इसमें एक और चीज आती है जिसे कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। क्या कह रहे हैं, एमनियोसेंटेसिस। अब ये एमनियोसेंटेसिस क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। नाम सुने हो? नहीं सुने नाम? अरे इतना कॉमन टर्म है यार। सेंटेसिस, स्पेलिंग गलत हो गई, सेंटेसिस आएगा। कितने लोगों को मालूम है ये क्या है? चलो ठीक है, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है हम देख लेते हैं। वेरी गुड गणेश, ग्रेट। गणेश को मालूम है थोड़ा सा। एमनियोसेंटेसिस जो होता है, इसमें जैसे कि मेरे पास पिक्चर है, एक मिनट देखने दो, फीमेल का कोई पिक्चर होगा प्रेग्नेंट वाला। ओके, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। हाँ, सिंपल ये याद रखो यहाँ पर क्या चीज, यदि मान लो कोई भी कोई भी फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हुई, क्या चीज, कोई भी फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे यदि हम देखें, क्या चीज, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यदि हम वहां पे देखें, तो हमने इसके पहले भी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डेवलपमेंट जो हो रहा था, क्या चीज, जैसे प्लेसेंटे का जो डेवलपमेंट हुआ, एमनियन एंड कोरियन का जो फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है बेटा, ये फीमेल बॉडी के अंदर इस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कहाँ है, ये एक ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये कहाँ देख रहे हैं हम लोग, एक गर्ल जो है जब प्रेग्नेंट हुई है, तो अब क्या होता है, जैसे सपोज का ये पेट है मान लो, ठीक है, ये पेट है, ये ऐसा इसको सुला दिया है, ये तो अब क्या होता है बेटा, उसके एक इंजेक्शन की हेल्प से, नीडल की हेल्प से, ये जो यहाँ पे जो फ्लूइड होता है जिसे क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, ये एमनियन दिख रहा है, एमनियन के अंदर हमने पढ़े थे, तो वहां पे एक फ्लूइड होता है जिसे क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। तो उस फ्लूइड को निकाल के, ठीक है, क्या चीज, उस फ्लूइड को हम निकाल के वहां पे एनालिसिस करते हैं कि कुछ बच्चे में डिसीज तो नहीं है, या कोई डिसीज आगे चल के ट्रांसफर तो नहीं हो सकता। और ये जनरली 16 से लेके 22 वीक का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पे ही इस टेस्ट का एनालिसिस करने के लिए परमिशन दी जाती है। और इस टेक्निक की हेल्प से हम लोग क्या चीज, सेक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर यदि है कोई, तो इसे हम फाइंड कर सकते हैं। और सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जैसे कि आगे हम जब मेंडलियन जेनेटिक्स का स्टडी करेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, जैसे होता है डाउन सिंड्रोम, ये बच्चे में तो नहीं है। जैसे एक होता है क्लैनेफिल्टर सिंड्रोम, ये उस बच्चे में तो नहीं है। साथ ही साथ यदि हम देखें तो एक आता है टर्नर सिंड्रोम,
एक होता है पटाउ सिंड्रोम। ये सारे जो है क्या कह सकते हैं हम लोग, ये डिसीज है। नहीं बेटा देखो, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक तभी होगा जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, उस टाइम पे यदि कुछ वहां पे क्या है ट्रीटमेंट मिल जाए तो। इसी के साथ साथ एमनियोसेंटेसिस के हेल्प से हम लोग सिकल सेल एनीमिया जो होता है या फिर हीमोफीलिया जो होता है, इस डिसीज को भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या चीज, सिकल सेल एनीमिया, नॉर्मल एनीमिया तो नहीं है, हीमोफीलिया तो नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली किसी भी एक जीन या क्रोमोसोम जो है उसका हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें आसानी से एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम को भी फाइंड किया जा सकता है। बट ये एक्स एक्स और एस वाई क्रोमोसोम को फाइंड करना इलीगल है। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग सेक्स ऑफ द बेबी जो है फाइंड कर सकते हैं, मेल है या फीमेल है बच्चा। और यदि ये पता चल जाए तो आपने देखियो फीमेल को लोग मार देते थे, अबॉर्शन करा लेते थे फीमेल है करके। तो इसलिए जो है इस पे क्या किया, टोटली बैन कर दिया गया। समझे, टोटल बैन किया गया। क्यों बैन किया गया, क्या रीजन था उसका? तो रीजन यही है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम लोग, जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसको हम इंजेक्शन की हेल्प से पेट में सुई चुभा के वो निकाल रहे हैं। समझे, निकालने के बाद फिर हम उसमें एनालिसिस करते हैं। मैंने कहा ना बेटा, ये 16 से 22 वीक के आसपास जो होता है उस टाइम पे हम लोग जो है, नहीं उसे कुछ नहीं होता। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे जो है क्या कह सकते हैं डिसऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन जो है बेटा, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखे, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इतना ही है। क्या क्या देख लिया हम लोगों ने? एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हमने देखे और एक आरसीएच प्रोग्राम देखे। इस आरसीएच में क्या क्या किया जा रहा है थोड़ा सा स्लाइड से हम लोग देख लेते हैं। एक तो लोगों को अवेयर करना बेटा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ऑल एस्पेक्ट, ताकि जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहे। समझे, हर पीपल को एजुकेट करना कि बेटा बर्थ कंट्रोल कैसे होता है और क्यों किया जाना चाहिए, प्रेग्नेंट मदर की कैसी केयर करना चाहिए, पोस्ट नेटल केयर, एक बच्चा हो गया तो उसका ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, कैसी होनी चाहिए, हर टाइप की जो अपॉर्चुनिटी मेल और फीमेल चाइल्ड को मिलनी चाहिए, इससे रिलेटेड पर्सन को एजुकेट किया जाना बहुत जरूरी है। जैसे आज मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ इससे रिलेटेड। समझे, आप लोगों को चांस मिले तो आप भी बाकी लोगों को बताओ, ये सारी चीजें जरूरी है बेटा। अवेयरनेस प्रोग्राम जो है टाइम टू टाइम जो है बेटा लॉन्च किए जाने चाहिए और होते भी है, जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को बचाया जाए। ठीक है, साथ ही साथ देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से रिलेटेड और देखे तो जैसे सेक्स एब्यूज या सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो होते हैं, इसको भी जो है ये बचाया जाए। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, इसमें जो एम या फिर नीड जो था सेक्स एजुकेशन का, वो स्कूल में भी लॉन्च किया जाना बहुत जरूरी था। ठीक है, जैसे आज आप लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं, तो आपको एक राइट और एक करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है सेक्स से रिलेटेड मिल रहा है। ठीक है, जिसमें ये हेल्प करता है सेक्स को अवॉइड करने में, मिसकंसेप्शंस, मिथ्स, ठीक है, ये सारी चीजों से। ठीक है, या फिर एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिला ऑर्गन्स का, एडोलसेंस का क्या चेंज आते हैं, तो उसमें आपको सेफ या हाइजीनिक कंडीशन जो है ये मेंटेन रखने में हेल्प मिलेगी, जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होता है ये होने का खतरा काफी हद तक के बच जाए। तो इसका नॉलेज तो बहुत जरूरी है, हर किसी को ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब आता है कंट्रोल, क्योंकि देखो पहले के टाइम पे सारा जो सारी चीजें हम देखें तो ये एक्टिविटी क्यों की जा रही है, तो इसका रीजन क्या है। तो बेटा हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉपुलेशन जो है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है इसे हम समझेंगे। तो पॉपुलेशन जो है यदि हम देखें तो हमारे इंडिया और कंप्लीट एक वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिया का या एक देखे तो सबसे पहले वर्ल्ड की
और उसके बाद इंडिया की हम पॉपुलेशन देखते हैं, अलग अलग टाइम में हम देखते हैं। हम देखते हैं 1900 के टाइम की बात। तो वर्ल्ड में इस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी कंप्लीट वर्ल्ड में, वो 2 बिलियन के आसपास ही थी। कितनी थी? ओनली 2 बिलियंस। लेकिन ये 1900 से लेकर के 2000 के बीच में जब पहुंचे ना, तो ये पॉपुलेशन 2 बिलियन से कितनी हो गई जानते हो आप? ये डायरेक्ट रैपिडली बढ़ी और डायरेक्ट टू डायरेक्ट 6 बिलियन हो गई। कितना हो गया? 6 बिलियंस। सोचो पॉपुलेशन कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो उसमें यही पॉपुलेशन 72 बिलियन तक पहुंच गई है। हो गया ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज देखिए, हम अपने इंडिया की हम बात करें तो जब हमें जब फ्रीडम मिला था 1947 के आसपास, ठीक है, कब की बात है? हम 1947 के आसपास की हम बात करते हैं। तो 1947 के आसपास हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 350 मिलियन थी, 35 करोड़ के आसपास थी। 2000 में जाकर के डायरेक्ट 1 बिलियन हो गई। कितना हो गया? डायरेक्ट 1। और आज 2011 में 1.2 बिलियन हुआ। तो इंडिया में हर मतलब इस वर्ल्ड में हर 6 बच्चे यदि बर्थ लेते हैं तो उसमें से एक इंडियन रहेगा। ये अच्छी बात नहीं है? मतलब इंडिया की पॉपुलेशन जो है, यदि 10 बच्चे यदि कंप्लीट वर्ल्ड में यदि बर्थ कर रहे हैं तो उसमें हर 6 बच्चे इंडिया के रहेंगे, तो अच्छी बात है क्या? नहीं है ना बेटा। समझ गए? समझे ना बेटा? अब रीजन क्या है बताइए? अब रीजन क्या है? हाँ 7.2 आएगा ना। हाँ बेटा नीना, अब रीजन बताइए। तो रीजन देखो बेटा, पहली चीज तो, हाँ अवेयरनेस। देखो क्या हुआ, मेडिकल फैसिलिटी तो काफी हद तक के हमने बढ़ाया। देखो क्या है, जगह जगह पे छोटी छोटी क्लिनिक जो है ओपन हो गई। ठीक है, क्लिनिक ओपन होने की वजह से क्या हुआ, मेडिकल प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई। हर छोटे छोटे गांव में जो है प्रेगनेंसी की केयर के लिए जो है क्या किया जा रहा था, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हो रही थी, लेकिन देखो अब मेडिकल प्रैक्टिसेस और फैसिलिटीज तो इंप्रूव हो गई, बट उसी के साथ साथ यदि हम देखें तो लोगों को एजुकेट करना इतना आसान नहीं होता ना बेटा। समझे? मेडिकल प्रैक्टिसेस और सर्विसेज तो इंप्रूव हो गई, बट लोगों को एजुकेट करना आसान नहीं है। तो इसमें बर्थ रेट तो बढ़ गया, बट डेथ रेट कम हो गया। ठीक है, जो डेथ रेट है, डेथ रेट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया है। समझ गए? MMR जो है, MMR जानते हो? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये भी डिक्रीज हो गया है। मदर की डेथ नहीं हो रही, बच्चे की डेथ नहीं हो रही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, पहले बच्चा बर्थ के पहले ही उसका डेथ हो जाता था, या फिर कई बार जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो बर्थ के टाइम पे उसका डेथ हो जाता था। अब हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। समझे? और इसी के साथ साथ ये सारी चीजें जो है, डेथ रेट कम होने के बाद बर्थ रेट जो है, क्या चीज, बर्थ रेट अब इंक्रीज हो गया। तो पॉपुलेशन तो बढ़ना ही है। हाँ पहले के लोग एजुकेट नहीं थे ना बेटा, घर में 5-5 होते थे, 10-10 होते थे। देखो हेल्थ केयर फैसिलिटी ने हेल्थ को तो अच्छा किया, लेकिन बर्थ को कंट्रोल भी तो करना जरूरी है ना। ठीक है, आज देखो इतनी बड़ी महामारी आई कोविड की, यदि आपके पास नॉलेज नहीं रहता मास्क पहनने का, तो आप, या आपके पास नॉलेज नहीं रहता पर्सनल हाइजीन का,
तो सोचो कितना ज्यादा तेजी से कोविड स्प्रेड होता। लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो सोचो आज जितनी पॉपुलेशन है एक झटके में सब खत्म हो जाती है। आप और हम इतने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, बैठे हैं आराम से, कैसे रहते। आज की कंडीशन ये रहती है कि हर घर में सिर्फ एक पर्सन शायद अच्छा रहता तो रहता, नहीं तो सब लोग बीमार रहते, या वो भी बीमार हो और उनको उठा के लेके जाने वाला भी कोई नहीं कि हॉस्पिटल लेके जाए। तो सोचो हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं रहती, नॉलेज नहीं रहता, तो कितना प्रॉब्लम होता। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत मायने देती है। तो यही सब चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। तो पॉपुलेशन में जो आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ना है वो इतना ही है। पीछे साइड आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा ब्लर सा है, कितनी भीड़ जमा है देख रहे हो, एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं लोग। कैसे रहेंगे बताओ फिर, क्या होगा। तो आने वाले टाइम पे बेटा ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आने वाली है, यदि हम ध्यान नहीं दिए तो। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल जो है 1900 में वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था वो 2 बिलियन के आसपास था। 2000 में ये 6 बिलियन के आसपास पहुंच गया। समझ गए। इंडिया में जो पॉपुलेशन 350 मिलियन था जब 1947 की हम बात करें तो उस टाइम के आसपास 2000 में 1 मिलियन हो गया। मई 2011 में 1.2 ही है बेटा नीनद। ठीक है, कितना 1.2 बिलियन मई 2011 तक के पहुंच गया है। मतलब हर एक छठवा बच्चा वर्ल्ड में यदि होता है तो छठवा इंडियन रहेगा। 10 बच्चे में होने वाला छठवा बच्चा हमारे इंडिया का रहेगा। और जब इंडिया का रहेगा तो देखो क्या कंडीशन हो रही है आज के टाइम पे। वो तो अच्छा है कि अभी आपका ट्रेन बंद है, ठीक है, नहीं तो ये ऐसी कंडीशन आज भी होती है बेटा कई जगह पे। ये देखो, ये दिख रही है पॉपुलेशन, दिख रहा है। अब आप लोगों ने ये चीज फेस नहीं किए होंगे क्योंकि अभी आप लोगों को आपके पेरेंट्स की दी हुई लाइफ है, क्योंकि उनने मेहनत की है, तो इसलिए आप हैप्पी हो और घर पे हैप्पीली अच्छे खा रहे पी रहे तगड़े बैठे हो। लेकिन अब मेहनत कर लो, नहीं तो आगे चल के फिर आप और अपने तुम्हारे बच्चे को क्या होने वाला कुछ पता नहीं। समझे। पिछले बार टेस्ट लिया था, आधी लोगों ने मतलब 40 या 42 स्टूडेंट ने दिए हैं और क्लास में भी 60 स्टूडेंट है। 20 लोगों को लगता कुछ भी नहीं करना है। किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। सोच लो आगे चल के ये कंडीशन होने वाली है, अभी भी समझ जाओ बेटा, मौका है। ठीक है, एज आपकी यही चल रही है, समझ जाओ, संभाल लोगे, नहीं तो फिर तुमको कोई संभालने वाला नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट जो होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है पहले लेस देन 2% था। मतलब 20 बच्चा 1000 में एक ईयर में जो बर्थ कर रहा था, बट ये रेट रैपिडली कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते ही जा रहा है, रैपिडली बढ़ते जा रहा है। रीजन क्या है बेटा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का? देखिए, हेल्थ फैसिलिटी जो है बहुत बेटर कर दी, बेटर लिविंग कंडीशन आ गई है, डेथ रेट कम हो गया है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है, रिप्रोडक्टिव एज जो है नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो गए। आए दिन बस मन ही नहीं मानता क्या करे। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है ऑप्शन नहीं, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है। अब इम्पैक्ट यही होगा कि हमको खाने का, रहने का, कपड़े का, हर चीज का प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, हर चीज की प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ेगा, अभी भी समय है। अब क्या कंट्रोल किया जा सकता है? तो कुछ यहाँ पे जो स्लोगन्स आए थे, हम दो हमारे दो। ठीक है, 18 ईयर और 21 ईयर जो है मेल और फीमेल के लिए मैरिज का जो है एज डिसाइड कर दिया गया है। छोटी फैमिली अच्छी रहेगी, कंट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है ये जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, अब कई लोग तो ऐसे रहते ना, इतना कुछ समझाने और बताने के बाद भी पढ़े लिखे अनपढ़ लोग भी रहते कई,
ओके, तो ये चीज भी है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है बेटा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है, तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। और जो भी कंट्रासेप्टिव मेथड्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब आप ही बताओ, यदि आपको वो कोई चीज 5000 रुपीज में यदि आएंगी, इवन आप एक कंडोम्स का यूज करते हो और वो 5000 रुपीज का एक सिंगल कंडोम आता, तो क्या हर कोई पर्सन एफर्ट कर पाता? नहीं ना। तो एक तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए और यूजर फ्रेंडली फ्रेंडली होना चाहिए, समझ गए? इफेक्टिव होना चाहिए, साइड इफेक्ट या तो होना ही नहीं चाहिए, और होते भी है तो थोड़े बहुत होना चाहिए। और हमारे किसी भी सेक्सुअल डिजायर जो होता है उसमें किसी भी टाइप का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो भी कंट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किया, आईयूडीज हो गया, ठीक है, कॉपर टी हो गया, या फिर व्हाटएवर, यदि वो सेक्सुअल डिजायर को कम कर देता है तो फिर वो पर्सन यूज ही नहीं करेगा, नहीं तो बोलेगा नहीं ये अच्छा नहीं, मजा नहीं आता है, ठीक है, ये सेक्सुअल एक्ट में वहां पे वो फीलिंग्स नहीं दिला पाएगा तो पर्सन यूज ही नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से एक आइडियल कंट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टीज होती है, और ये तो होना ही चाहिए, समझ गए? चलो, तो क्या क्या मेथड यहाँ पे यूज होने वाली वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो मेथड यूज होने वाली है, एक तो नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड यूज होता है, एक आता है बैरियर मेथड, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है, ओरल कंट्रासेप्टिव है, कुछ इंजेक्टेबल्स है, ठीक है। आप देखना माचिस की तीली के समान आपके एनसीईआरटी में एक पिक्चर्स दिया हुआ है, जो हमारे स्किन में ना कट करके उसको लगा दी जाती है। और सर्जिकल मेथड्स भी है, जिसका यूज करके क्या है, कंट्रासेप्शन जो है इसको काफी हद तक के बढ़ाया जा सकता है। तो एक आइडियल कंट्रासेप्शन जो है वो मैंने आपको समझा दिया, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, सेक्सुअल डिजायर में या सेक्सुअल एक्ट में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ओके, और साथ ही साथ लेस और साइड इफेक्ट जो है देखने को मिलने चाहिए। तो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पर अभी हम लोग कंट्रासेप्शंस जो है ये हम स्टडी कर रहे हैं। अब ये जो कंट्रासेप्शन पर जो स्टडी कर रहे हैं, यदि हम देखें तो कंट्रासेप्शंस में कुछ जो मेथड्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ठीक है, एक एक मेथड का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं बेटा, थोड़ा सा वेट करोगे, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है, बैरियर पे भी पहुंचेंगे बेटा, थोड़ा सा वेट करो, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे ना। तो पहली चीज तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नेचुरल जो मेथड होती है, क्या चीज, नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड के बाद फिर क्या आता है नेक्स्ट, बैरियर मेथड, क्या चीज, बैरियर मेथड हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कौन सा, केमिकल मेथड का हम लोग स्टडी करेंगे। और केमिकल मेथड के बाद जो इंपॉर्टेंट मेथड आती है एक, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्जिकल मेथड, जो कि परमानेंट मेथड होती है। तो ये सारी मेथड का हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करना है। तो सबसे पहले कौन सा, अभी हम लोग यहाँ पर जो स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रासेप्शन का फर्स्ट मेथड, दैट इज नेचुरल मेथड। क्या देख रहे हैं हम लोग अभी, अभी हम लोग यहाँ पर नेचुरल मेथड जो है ये हम स्टडी करेंगे। तो नेचुरल मेथड में फर्स्ट आता है एक, जिसे विड्रॉल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, विड्रॉल इंटरप्टस, ओके, इसी को क्या कहते हैं, क्वाइटस इंटरप्टस। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें सिंपल, जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले, तो यूटेरस, फिर यूटेरस के बाद क्या होता है, सर्विक्स, सर्विक्स के बाद हम लोगों ने ये, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर जो देखे थे, ये क्या हो गया, ये वजाइना है, ठीक है। अब
वेजाइना जो है इसमें फाइनली क्या होगा, पेनिस इंसर्ट किया, इंसर्ट हुआ, जब रिदम आई, रिदम होने के बाद जैसी फील आता है कि अभी इंसेमिनेशन होने वाला है, तो इमीडिएटली रिमूव कर दिया जाएगा उसे, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से उसे क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। यदि उसे इमीडिएटली बाहर यदि कर दिया तो इसमें जितना भी जो क्या कह सकते हैं स्पर्म जो है या सीमेन, वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। बट फेलियर ऑफ चांसेस इस मेथड में बहुत ज्यादा हाई होते हैं, समझे, बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता ना कि इंसेमिनेशन जब हो रहा है तो उसके पहले ऑलरेडी जो हमारा क्या कह सकते हैं यूरेथ्रा है, वहां पे पहले से ही कुछ स्पर्म पहले से प्रेजेंट रहे, नॉर्मल सा जो सिक्रेशन होता है उसमें कुछ स्पर्म प्रेजेंट रहे और वो यदि इधर आ गए तो खेल तो वही खत्म हो जाएगा ना, समझे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम लोग मेथड्स जो देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जो मेथड आ रहा है क्या कहते हैं उसे, क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है, विथड्रॉन मेथड ये आता है। नेक्स्ट मेथड जो आती है यहाँ पे जिसे कहते हैं रिदम मेथड, क्या कहते हैं, रिदम मेथड। इट इज ऑल्सो नॉन एज कैलेंडर मेथड, इसे कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। अब कैलेंडर मेथड क्या है, ओव्यूलेशन कब होता है बताइए, ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड कब का है, 14 डे पे होता है ना। तो अब देखो यदि यहाँ पे सिंपल हम क्या कह सकते हैं, अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग फर्टिलिटी विंडो इज ओपन। सिंपल टर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, सिंपल लैंग्वेज में, फर्टिलिटी विंडो जब ओपन रहेगा उस टाइम पे सेक्स को अवॉइड यदि किया गया तो क्या होगा, ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब कौन से टाइम पे सेक्स को अवॉइड करना चाहिए जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन ना हो, फीमेल प्रेग्नेंट ना हो, तो इसमें इसे हम कैलेंडर मेथड कहते हैं। हम जानते हैं कि ये जो डे है, ये पीक जो डे है आपका 14वां जो डे है, इस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है। अब मुझे ये बताओ बेटा, एग का लाइफ कितना होता है और स्पर्म का लाइफ कितना होता है, एग का लाइफ जो होता है 3 दिन रहते हैं, 48 से 72 आवर्स के आसपास होता है, ठीक है, एग 24 आवर्स रहता है। तो अब देखो 14th डे पे जब ओव्यूलेशन होने वाला है तो एक काम करते हैं उसके एक दिन पहले, ठीक है, 13 डे, उसके एक दिन पहले 12 डे सेक्स को अवॉइड कर दिया जाए, 14th डे उसके एक दिन बाद 15 डे, और उसके अगेन एक दिन बाद 16 डे, इस टाइम पे भी अवॉइड कर दिया जाए, समझ गए। अब देखो ज्यादा रिस्क ना हो इसलिए 12 को थोड़ा सा और हम क्या करते हैं, इसमें 11वां दिन भी हम ले लेते हैं, एक काम करते हैं एक और दिन ले लेते हैं हम लोग 10वां दिन, और इधर भी हम एक दिन बढ़ा लेते हैं 17 डे, मीन्स 10 से लेकर के 17th डे जो होता है इस टाइम पे क्या चीज अवॉइड किया गया सेक्स को, तो क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होने के चांस कम है। इस टाइम पे तो हाई है, बाकी टाइम पे कम है। मतलब कब, कौन से टाइम पे सेफ पीरियड है, सेफ पीरियड कौन सा आएगा आप बताइए, 1 से लेके 5th डे पॉसिबल है, यस और नो, नो, अरे ये तो ब्लीडिंग फेज हो गई ना बेटा, ब्लीडिंग फेज में सेक्स को अवॉइड किया जाता है, इन्फेक्शन होने का चांस रहता है बहुत ज्यादा,
बोथ द पार्टनर्स, ठीक है। तो इस टाइम पे तो पॉसिबल ही नहीं है और नहीं होना चाहिए इस टाइम पे। अब 5th डे के बाद 6 हो गया, 6 से लेकर 9 डे जो है ये सेफ पीरियड माने जाते हैं। ओके, ये जो है ये सेफ पीरियड होते हैं, बट फिर भी देखो फेलियर ऑफ चांसेस जो है इधर बहुत ज्यादा हाई है और इधर लो है। मैं ये नहीं कह रहा कि 6 to 9 डेज जो है ये सेफ है तो बिल्कुल आग बंद करके सेफ होगा, ऐसा नहीं है। कई बार ये देखा गया है कि 6 to 9 डेज भी जो है ये बहुत ही ज्यादा रिस्क में आ गए हैं। अभी कैसे आए वो आई डोंट नो, क्योंकि नेचर के खिलाफ हम नहीं जा सकते, साइंस ने इतनी तरक्की तो कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ये भी कह सकते हैं हम लोग कि 18 से लेकर के 28 डेज जो होता है ये भी सेफ है। तो बेटा 80% जो है, 80 भी हम नहीं कह सकते, इसमें हम 50-50 का रेशियो रखते हैं, ठीक है। 50% जो रेशियो यहाँ पे जो आएगा वो कैसे आएगा जानते हो? 50% जो है बेटा इस टाइम पे जो क्वाइटस है वो सेफ हो सकता है और 50% जो है सेफ नहीं भी हो सकता है। नहीं तो आप बोलोगे कि सर ने तो हमको पढ़ाए थे, ठीक है। ये जो है ये कंट्रासेप्शन का मेथड तो है, बट हम इसे 100% सेफ नहीं कह सकते, ठीक है। अब देखो किस्मत ही बेकार है यदि, तो हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं तो ये जनरली इस टाइम पे तो जनरली स्पर्म और एग की मीटिंग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या फीमेल में हर टाइम हार्मोनल इम्बैलेंस चेंजेस होते ही रहते हैं, तो किस टाइम पे ओव्यूलेशन हो गया ये आप थोड़ी जानते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि 14th डे पे ओव्यूलेशन होने वाला है, समझे। अब कभी कभी 14 डे के पहले या कभी कभी 14 डे के बाद में ओव्यूलेशन हुआ, तो यदि किसी फीमेल का रिप्रोडक्टिव इवेंट 28 डेज का है, किसी किसी का 35 डेज का भी चलता है, और किसी किसी उसको टाइम के पहले भी जो है पीरियड्स आ जाते हैं, होता है कि नहीं। हाँ, ये टोटल हार्मोनल इम्बैलेंस और बैलेंस पर चलेगा, हार्मोन के कंसंट्रेशन पे चलेगा। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो टाइम जो है वो कौन सा रहेगा। मैं आपको ओव्यूलेशन के टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एस्टिमेट दे रहा हूँ कि 18 to 28 डे सेफ है, 6 to 9 डे सेफ है, मीन्स 10 से 17 डेज जो होता है उसको अवॉइड किया जाना चाहिए, बट वो हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बिल्कुल 100% सेफ हो गया, लेकिन वो सेफ किस कंडीशन में, जब हार्मोनल बैलेंस ना बिगड़ा हो तब, ठीक है। चलो कुछ चीजें डायरेक्टली हम स्लाइड से देखते, नहीं तो फिर टाइम क्या बहुत ज्यादा लग जाएगा। और ये सारी चीजें ऐसा जरूरी नहीं कि ड्राइंग करके समझाऊंगा तभी आपको समझेगी, ठीक है। डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम लोग बेटा विद द हेल्प ऑफ स्लाइड जो है वो समझते हैं। स्लाइड दिख रहा है ना आपको? स्लाइड दिखाई दे रहा है ना? हाँ। तो अभी देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तो प्रॉपर्टीज हमने देखे थे, एक आइडियल कंट्रासेप्शन का क्या होना चाहिए ये हो गया है, जिसमें अभी हम सबसे पहले नेचुरल मेथड ये हमने स्टडी की है। बैरियल भी हम देखेंगे, बैरियल में क्या आता है, आईयूडीज जो है, ओरल कंट्रासेप्शन, ये सब केमिकल मेथड में आता है, इंजेक्टेबल, और ये लास्ट में आता है सर्जिकल मेथड। तो बीच में 3 मेथड जो केमिकल मेथड में आएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या है, नेचुरल, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल में अवॉइडिंग चांस टू ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, ठीक है। यदि ओवम और स्पर्म की मीटिंग को अवॉइड कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड में एक पीरियडिक एब्स्टिनेंस आता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को जो समझा रहा था, इट इज ऑल्सो नोन एज कैलेंडर मेथड। क्या कहते हैं इसे? कैलेंडर मेथड। एक कोइटस इंटरप्टस और एक क्या होता है, लैक्टेशनल एमनेरिया, समझ गए। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले पीरियडिक एब्स्टिनेंस यदि हम देखें, जो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
because this is the time period of the fertile period. सेकेंड क्वाइटस इंटरप्टस हमने देखे थे, विड्रॉल मेथड, पेनिस को वेजाइना में इंसर्ट तो किया बट जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन उस टाइम पे बाहर निकाल लेना है ताकि इंसेमिनेशन को अवॉइड किया जाए। एक आता है बेटा लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया इसमें आप देखो ना, जब बच्चा अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब मिल्क का प्रोडक्शन होगा, और मिल्क का प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है बताइए? वेरी गुड, कौन सा? प्रोलैक्टिन। ओके चलो, तो थोड़ा सा लैक्टेशनल एमनोरिया जो है यहाँ पे मैं पॉइंट नोट कर देता हूँ क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा है? लैक्टेशनल एमनोरिया। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है? जो 6 मंथ होता है, कौन सा वाला? ब्रेस्ट फीडिंग का। तो ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है तो मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, और मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है? यहाँ पे हार्मोन इन्वॉल्व होता है जिसे कहते हैं प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन जो होता है क्या करता है जानते हो? ये जानी दुश्मन होता है किसका? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये सिक्रेट होगा ही नहीं तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, ना ही फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा। समझे? नहीं तो आप बोलोगे कि नहीं ये सर बच्चा तो 2 साल ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तो नहीं, कोई मतलब नहीं। 6 मंथ, 6 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये 6 मंथ हर किसी पर अप्लाई होते हैं। ये 6 मंथ भी हर किसी पर अप्लाई नहीं होते। फेलियर ऑफ चांसेस ऑल्सो इस मेथड में भी हाई है। समझे? किसी किसी इसमें 3 मंथ में भी जो है वो प्रेगनेंसी देखी गई है, लैक्टेशनल पीरियड के बाद भी। बट ये माना जाता है कि 6 मंथ में जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग यदि प्रॉपर तरीके से सही हो रही है तो उस टाइम पे जो है क्या चीज, हाँ उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगी ना बेटा। नेचुरल मेथड में 100% सेफ कुछ भी नहीं है। समझ गए? ऐसा रहता तो इतना पॉपुलेशन कैसे बढ़ती? ओके चलो, आई होप आपको इतना पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया बेटा? ओके, अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट बैरियर मेथड का स्टडी करना है, और बैरियर मेथड के साथ ही साथ हम लोगों को केमिकल मेथड का स्टडी करना है, साथ ही साथ हम लोगों को परमानेंट मेथड का भी स्टडी करना है, बट वो हम आज नहीं कल हम लोग देखेंगे। समझ गए? ये चैप्टर आपके आने, कल तो हमारा क्लास शायद नहीं रहेगा ना, डे आफ्टर टुमारो होगा हमारा, तो उस दिन हम लोग देखेंगे। ओके, इस बार इस संडे को जो टेस्ट होगा आपका, यदि होता है, टेस्ट है क्या? इवनिंग में क्लास, हाँ इवनिंग में क्लास रहेगा बेटा आपका आज 7 बजे, 6:45 पे क्लास रहेगा आप लोगों का आज। ठीक है, लोकोमोशन चैप्टर आज ट्राई करेंगे कंप्लीट हो जाए। कौन से टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया? एप्लीकेशन में जाके देखो, रिजल्ट मिल जाएगा आपको। ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला बोल रहे क्या, जो मैंने अभी ये संडे को जो हुआ है? एप्लीकेशन में बेटा वो मैं पेरेंट्स ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा मैं, डोंट वरी, टेंशन ना लो। ओके
ठीक है, आपको रैंक पता चली कि आपकी कौन सी रैंक है? रैंक नहीं दिख रहा उसमें, दिखा दूं? देखते हैं, जस्ट वेट, आप लोगों का रैंक में दिखा दे रहा हूं यहाँ पे किसे कितना मिला है। फर्स्ट कौन है फर्स्ट रैंक पर? एक्चुअली अभी बेटा 2-3 करेक्शन लग रहे हैं, वो करेक्शन अपडेट करना है, फिर रैंक आगे पीछे हो सकती है, लेकिन फिर भी जो हुआ है उतने पे मैं आप लोगों को यहाँ पे आपका रैंक जो है वो दिखा देता हूँ कितना आ रहा है आपका। आंसर की भी मिलती है बेटा, आंसर की भी मिलती है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को समझ में नहीं आया है वो एक्सेस कैसे होता है। जस्ट वेट, मैं समझा दे रहा हूँ, मैं आपको फोन के थ्रू भी समझा देता हूँ और यहाँ से भी समझा देता हूँ। देखो, ये कौन सा वाला टेस्ट आपका था? सर्कुलेशन वाला। देखो सर्कुलेशन में आर्यन जो है इसका फर्स्ट रैंक है, 292 मार्क्स लाए आउट ऑफ कितने? 360 में। दिख रहा है क्या बेटा? शेयर हुआ क्या? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, इसके बाद सेकंड रैंक जो आया है ये प्रहलाद का आया है, थर्ड पे पार्थ है, हर्षिता है 225, 234। तो ये बेटा बहुत कम आ गया इसके बाद आप लोगों का रैंक। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। तो यहाँ पे आप लोगों की रैंक दिखाई दे रही है, ये रैंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा कैसे कितना मिल रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखो आप लोग उसी इसमें जाके आपके आंसर पे क्लिक करना है, ये व्यू आंसर का ऑप्शन आता है। ठीक है, व्यू आंसर ये डाउनलोड भी हो जाते हैं आपके, और नहीं तो आपने क्या यहाँ पे मार्क किया है ये इस तरह से आंसर की मिल जाती है। तो आंसर की में यदि आपने सही किए तो ये सही आंसर जो है ये मार्क हो जाएंगे, और नहीं तो यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए तो रेड और व्हाइट इस तरह से आप लोगों को मिलेगा। एक एक क्वेश्चंस का इस तरह से OMR सीट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी बेटा, समझ गए? ये OMR सीट, साथ ही साथ नीचे आपको उसका वो भी मिल जाएगा कि कौन सा आपने मार्क किए थे, क्या आंसर आया था। आप कंप्लीट इस व्यू में भी आप देख सकते हो और दूसरे व्यू में भी आप देख सकते हो, दोनों तरीके से आप देख सकते हो, समझ गए? और ये सारा सबमिशन जो है ये मैं आपको इसका फाइल जो है पेरेंट्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो भी आपका रैंक आया है। तो ये रैंक में आपको एक एक्सेल सीट में भी आपको दिखा देता हूँ कैसा आ रहा है। ठीक है, हाँ, जिसके डाउट सेंड हुए हैं मैं आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं आपके डाउट क्लियर करा दूंगा, करेक्शन होगा तो करेक्शन अपडेट करके ये आपका रैंक लिस्ट जो है ये मैं पोस्ट कर दूंगा बेटा। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, शेयर हुआ एक्सेल सीट, एक्सेल सीट शेयर हो गई। तो रैंक वाइज यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो आर्यन है, प्रहलाद है, पार्थ, हर्षिता, ठीक है, अनुष्का, ये सारे इस तरह से ये जितने भी स्टूडेंट ने टेस्ट दिए तो सारे आगे तक के का जो है अपडेट यहाँ पे रिजल्ट है। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होगा बेटा ये वाला रिजल्ट। अब जिसने नहीं दिया आप चेक कर लेना बेटा, व्हाट्सएप पे कुछ पूछे होंगे तो व्हाट्सएप पे नहीं पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, ठीक है, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। चलो एंड करें, रिजल्ट देख लिया आपने, आपका कौन सा रैंक आ रहा है देख लो, आपका नाम यहाँ पे मिसिंग तो नहीं है कहीं? आपने टेस्ट दिया और आपका नाम मिसिंग होगा तो आई डोंट नो, पेरेंट्स के साथ फिर आप क्या करना है देख लो, मैं ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ। चलो एंड करें फिर आज का क्लास बेटा। हाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला टेस्ट भी फॉरवर्ड करूंगा ना मैं, और इस संडे को आपका अगेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे टेस्ट है, तो रेडी रेडी रहो, 720 मार्क्स वाले के साथ रहेगा वाला। हाँ, ये भी डिस्प्ले कर दे रहा हूँ बेटा आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले टेस्ट का रिजल्ट। अब देखो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले टेस्ट का जो रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके इसमें ना कई स्टूडेंट जो मुझे दिखे हैं, वैसे अब क्या कह सकते हैं, देखो इसमें ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले जो रिजल्ट है, इसमें जितने भी लोगों के 100% रिजल्ट आए हैं, ये मैं मान ही नहीं सकता कि ये रिजल्ट 100% होना चाहिए, क्योंकि उसमें लास्ट में आंसर की थी और आप लोगों ने क्या किए, मैंने हमेशा कहा है आपकी ईमानदारी आपके साथ, आप चीट मेरे साथ नहीं कर रहे हो, आप अपने आप आपके साथ चीट कर रहे हो। ये 100% रिजल्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने आंसर की से देखे वहां पे और मार्क कर दिए। वैसे तो ये डेमो टेस्ट था,
इसलिए मैं कुछ नहीं कहा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जिसने यहाँ पे ईमानदारी से दिया वो गुड बेटा, इसके नीचे जिसका भी रैंक आया होगा जो कम आया और जिसने ईमानदारी से दिया वो बहुत बढ़िया। ये वाली रैंक सही मायने में ये रैंक मानी जाएगी इधर की, बट शुरुआत की रैंक नहीं। ये कौन है आई डोंट नो, ये बेटा ऐसे नाम से आप क्लास में ज्वाइन करोगे ना तो मैं आपको एक्सेस नहीं दूंगा, मैं पहले कह रहा हूँ। और जितने भी लोग इस क्लास में अभी तक ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लो, क्योंकि कभी ना कभी जब भी इसमें टेस्ट होगा आपको ज्वाइनिंग के लिए डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, आपको ऑथेंटिकेशन मांगा जाएगा। जब भी एक न्यू टेस्ट यहाँ पे क्रिएट होता है आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन चला जाएगा मैसेज में, मैसेज आ जाएगा आपको डायरेक्ट कि ये एक टेस्ट क्रिएट हुआ है जिसका डेट और टाइम कुछ ये डिसाइड किया गया है। मुझे आपको व्हाट्सएप पे लिंक नहीं भेजना पड़ेगा। और जब टेस्ट स्टार्ट रहेगा ना, तो टेस्ट जैसे स्टार्ट होता है ना, तो आपके पास अगेन फिर से एक नोटिफिकेशन चले जाएगा कि टेस्ट स्टार्ट हो गया है, आप दो। और बीच में यदि आपका टेस्ट किसी कारण से गड़बड़ होकर आप लीव भी कर जाते हैं ना, तो वहां पे ऐप पे, हाँ, ऐप नोटिफिकेशन देता है बेटा, ऐप नोटिफिकेशन देगा आपको। आप चलाओगे शुरुआत में आपको थोड़ा सा लगेगा अलग सा, लेकिन जब आप ट्राई करोगे ना तो बहुत बेस्ट है, मजा आ जाएगा आपको सारी चीजों में। चलो एंड करें फिर आज का क्लास। ओके, बाय बेटा, मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। स्टडी करो बेटा अच्छे से।